मैडम 6 माह की फीस बाकी है। बच्चों के हाथ कई बार नोटिस भेजा, पर नलिनी हताश सी फीस कलर की और उम्मीद से देखी। मेरे बस में कुछ नहीं है मैडम, आप प्रिंसिपल मैम के पास जाइए। नलिनी के चेहरे पर वेदना के भाव देखकर फीस क्लर्क पिघला। आखिरी कोशिश के तहत नलिनी प्रिंसिपल के कमरे में गई। विनीत स्वर में अपनी समस्या बताई। बोलते बोलते उसकी आंखें भर आई थी। प्रिंसिपल ने बच्चों का नाम पढ़ा तो उसे कुछ ध्यान आया। आप 10 मिनट तक रिसेप्शन में वेट कीजिए, मैं मैनेजमेंट से बात करती हूँ। अगर कुछ किया जा सकता है तो ज़रूर किया जाएगा। नलिनी बाहर रिसेप्शन में जाकर बैठ गई और अनमने मन से स्कूल मैगजीन के पन्ने पलटने लगी। प्रिंसिपल ने नगर निगम के बड़े बाबू गोविंद दयाल जी के मोबाइल नंबर पर रिंग किया और वस्तु स्थिति समझाई। संयोग से मैं पास ही में हूँ, मुश्किल से 5 मिनट में आता हूँ। नलिनी ने घड़ी देखा, 10 के बजाय 20 मिनट हो रहे थे। क्या दिन आ गए थे उसके कि फीस जमा ना करने के कारण बच्चों को क्लासरूम में घुसने नहीं दिया जा रहा था। खैर, तकदीर खराब हो तो कुछ भी हो सकता है, हो ही रहा है। वह बुलावे के उम्मीद में प्रिंसिपल ऑफिस की ओर देखी तो बुरी तरह से चौंकी। उसके जेठ गोविंदलाल जी चिक हटाकर अंदर प्रवेश कर रहे थे। नलिनी का जी चाहा कि वह अंदर हो रही वार्तालाप को सुने, पर ऐसा कर नहीं सकती थी। उसकी धृष्टता की सूचना 1 मिनट के अंदर प्रिंसिपल तक पहुंच जाती। गोविंदलाल जी ने प्रिंसिपल को नमस्ते किया, फिर बोले, आपने मुझे सूचना दी, इसके लिए धन्यवाद। आप स्वाइप मशीन मंगवाइए, मैं दोनों बच्चों की पूरे साल की फीस भर दूंगा। जी, अगर मुझे पहले पता चल गया होता तो नलिनी को यहाँ आने की नौबत ही नहीं आती। मुझे अफसोस है। 5 मिनट के बाद ही गोविंदलाल जी प्रिंसिपल के कमरे से बाहर निकले। नलिनी की निगाहें उन्हीं की प्रतीक्षा कर रही थी। नजरें मिली तो नलिनी ने सर पर पल्लू ठीक किया और नजरें चुराने की कोशिश की। गोविंदलाल जी संतुलित कदमों से नलिनी के पास आए तो नलिनी भी सोफे पर बैठी ना रह सकी। उठी और प्रणाम की मुद्रा में दोनों हाथ जुड़ गए। दोनों बच्चों के फीस भर दी है, कल से स्कूल भेजे और कोई दिक्कत हो तो बताएं। जी धन्यवाद। हमने कई बार मोबाइल पर बात करने की कोशिश की, पर हर बार फ़ोन बंद मिला। अगर दूसरा नंबर, एक नंबर वही है, पर बहुत दिनों से रिचार्ज नहीं करवाया। ओह, गोविंदलाल जी ने अपना बटुआ निकाला और बिना गिने पूरी रकम नलिनी को सौंप दिया। अभी मेरे पास इतने ही हैं, मोबाइल रिचार्ज करवा कर जरूर बताइएगा। नलिनी कर्तव्य विमूढ़ सी रह गई और गोविंद जी उसकी नज़रों से दूर होते होते अदृश्य हो गए। फीस क्लर्क एक लिफाफे में डालकर रसीदें दे गया था। नलिनी ने रसीदें देखी और रकम गिना। लगभग 4,500 रुपये थे। नलिनी सस्पेंस से मरी जा रही थी। वह बिना अनुमति प्रिंसिपल के कमरे में घुस गई। आपने मेरे जेठ जी को फोन किया था? हाँ, क्यों? एक बार मैं नगर पालिका के ऑफिस में मेरे निजी काम से गई थी। वहीं चर्चा के दौरान गोविंद जी ने मुझे बताया था कि उनके भतीजा भतीजी मेरे स्कूल में पढ़ते हैं और फिलहाल ननिहाल में रहते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो उन्हें बताया जाए। ओह, नलिनी ने और बात करना उचित नहीं समझा। वह धन्यवाद ज्ञापन कर स्कूल से बाहर निकल गई। उसके कदम घर की तरफ बढ़ रहे थे और जहन अतीत के पन्ने पलट रहा था। लगभग 12 साल पहले नलिनी ने गोविंद जी के छोटे भाई श्यामलाल के संग प्रेम विवाह किया था। अंतरजातीय विवाह था, दोनों पक्ष की ओर से विरोध हुआ था। श्यामलाल जिस स्थानीय कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, नलिनी वहीं रिसेप्शनिस्ट थी। माता पिता जीवित थे नहीं, इसलिए गोविंद जी ने ही उसकी शिक्षा का व्यय उठाया था। गोविंद जी छोटे भाई की अवज्ञा बर्दाश्त कर ना सके और क्रोध में कट वचन उनके मुंह से निकल गया। नतीजा ये हुआ कि शादी के 2 दिन के अंतर घर का बंटवारा हो गया और दोनों भाइयों में बोलचाल बंद हो गई। अगले 6 माह के अंदर एक मल्टीनेशनल कंपनी से
श्यामलाल को बहुत ही अच्छी नौकरी का प्रस्ताव आया तो श्यामलाल नलिनी के साथ मुंबई शिफ्ट कर गया। मुंबई में नलिनी को भी एक जगह चिट क्लर्क की नौकरी मिल गई थी। दोनों का जीवन आनंद से बीत रहा था। बाद में नलिनी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, पहले लड़के को, 2 साल बाद लड़की को। श्यामलाल तरक्की पर तरक्की पाता हुआ कंपनी का सेकंड कमांडर बन गया था। पद बड़ा हुआ तो शौक भी बड़े हो गए। श्यामलाल को टॉप कंडीशन में एक सेकंड हैंड विदेशी कार पसंद आ गई थी, पर पैसा नहीं था। बातचीत बंद होने के बावजूद उसने गोविंद जी को ऑफर दिया कि अगर वे चाहें तो सिर्फ 10 लाख में वह अपने हिस्से का मकान उन्हें बेच सकता है। गोविंद जी को क्रोध तो बहुत आया, पर उन्होंने मकान खरीदने में असमर्थता जताई। उनके खुद के बच्चे अब बड़े हो गए थे और शिक्षा पर अत्यधिक व्यय होने के कारण वे चाहकर भी 10 लाख की व्यवस्था नहीं कर सकते थे। देखते ही देखते श्यामलाल एक दलाल के माध्यम से अपना हिस्सा कमीशन काटकर 7.5 लाख में बेच दिया। दोनों भाइयों में कड़वाहट और बढ़ गई। श्यामलाल कुछ हरकतें खामख्वाह भाई को चिढ़ाने के लिए भी करता था। नलिनी को जब बेटा हुआ था तब नलिनी अपने मायके के सभी लोगों को मुंबई बुलाई थी। माँ की जिद के कारण पिता बेईमान से मुंबई चले गए थे, पर नवासे को गोद में लेते ही सारी शिकायतें दूर हो गई थी। बाद में नलिनी का मायके आना जाना भी शुरू हो गया था। नलिनी के 2 भाई थे, उनकी तरफ से भी नलिनी और श्यामलाल को अभयदान मिल गया था। पर समय सदा एक जैसा नहीं रहता। 3 साल पहले उसी विदेशी कार से एक हादसा हुआ और श्यामलाल और उसके 4 सहकर्मी एक साथ ठौर मारे गए। वे कंपनी के काम से पुणे जा रहे थे। किसी ने साथ में एक बोतल रख ली थी। मूड बनाने के इरादे से थोड़ी थोड़ी ले लेते हैं से शुरू हुआ कार्यक्रम बोतल की समाप्ति पर ही पूर्ण हुआ। श्यामलाल डच ड्राइवर था, पहले ही कई बार बीपी कार चलाता था। हंसी मजाक चुटकुले में सफर तय हो रहा था। तभी पल भर के लिए श्यामलाल की पलकें मूंदी और 5 घरों में अंधेरा छा गया। 120 से ज़्यादा की रफ्तार से भाग रही थी कार एक ट्राले में घुस गई थी। श्यामलाल की मौत के बाद नलिनी की दुनिया बदल गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मैदे में अल्कोहल पाया गया और विदेशी गाड़ी के कागजात अपूर्ण होने के कारण इंश्योरेंस के पैसे भी नहीं मिले थे। कार की हालत ऐसी थी कि कबाड़ी के ही काम आती। श्यामलाल को मुखाग्नि उसके पुत्र ने दे दिया था, पर बच्चे के कम उम्र होने के कारण क्रिया पर गोविंद जी को बैठना पड़ा था। उस समय भी गोविंदलाल जी ने कहा था कि अगर कभी भी कोई ज़रूरत हो तो बताना। नलिनी का मुंबई जैसे महंगे शहरों में रहने का कोई औचित्य नहीं था। जैसी नौकरी वह मुंबई में कर रही थी वैसी तो अपने छोटे से शहर में भी कर लेती। वह अपने पिता के साथ मायके आ गई। जब तक माता पिता जीवित रहे तब तक नलिनी को कोई परेशानी नहीं हुई। वह मुंबई रिटर्न्स के हवाले से शहर में फिर से नौकरी पाने में कामयाब हो गई थी। बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवा चुकी थी, पर साल भर पहले कोरोना की चपेट में आकर 7 दिन के अंतराल में माता पिता दोनों गुजर गए थे। 1 महीने के अंदर भाइयों का फरमान मिला कि खाने पीने, बिजली पानी जैसे ज़रूरी खर्चों के लिए कंट्रीब्यूशन करनी होगी। नलिनी ने वह भी किया। पति की मौत के बाद जो फंड मिले वह छोटे बड़े खर्चों में पहले ही निपट गए थे। जेवर उसके पास वैसे भी ना के बराबर था। भगौड़ी शादी में जेवर की कल्पना ही हास्यास्पद था। अब ऐसी स्थिति थी कि वेतन वाले दिन ही भाभियां लगभग पूरा वेतन झपट लेती थीं। नलिनी समझ रही थी धीरे धीरे उसे घर से बाहर करने की मुहिम चल रही थी। नलिनी की हालत देखकर गोविंदलाल जी का हृदय द्रवित हो गया था। कार्यालय जाने की इच्छा न हुई तो वे व्हाट्सएप पर छुट्टी का आवेदन भेजकर घर लौट आए। क्या हुआ? पत्नी सुषमा देवी हैरान होकर पूछी। गोविंदलाल जी ने पूरा वाकया कह सुनाया। फिर बेवकूफ़ बन रहे हो? याद है अपने संघर्ष के दिन? तीनों बच्चों को कितनी मुश्किल से पढ़ा लिखा कर किसी काबिल बनाया है हमने। हम अपने बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे थे और उन्हें लग्जरी कार चाहिए था। सुषमा, ईश्वर सब देखता है, देख लो।
तुम्हारे तीनों बच्चे आज प्रशासनिक अधिकारी हैं। बिका हुआ मकान का हिस्सा भी बच्चों ने न्यायोचित भाव में खरीद लिया है। मैं कुछ नहीं जानती। कुछ भी करने से पहले बच्चों से बात करो। जो वे चाहेंगे वही मुझे भी मान्य होगा। गोविंद जी ने बड़े बेटे को फ़ोन किया। उधर से फ़ोन उठाते ही बोले, भाई बहन को कॉन्फ्रेंस में लो। जब सभी कांटेक्ट हो गए तो गोविंद जी ने आज की घटना के बारे में कहना शुरू किया। एक एक बात विस्तार से बताई। पापा, सेंटिमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है। वे भाई नहीं, कसाई थे, दुश्मन थे, दुश्मन। बेटी का नाराज स्वर। अगर वह दुश्मन भी था तो भी उसकी मौत के बाद दुश्मनी खत्म हो गई। आप क्या चाहते हो? बड़े बेटे का गंभीर स्वर। मैं चाहता हूँ कि इन मासूम बच्चों को पाल लो। चचेरे भाई बहन हैं तुम्हारे। कल को इनके साथ कुछ बुरा हो गया तो बदनामी अपने ही खानदान की होगी। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं खुद इनकी मदद करूँगा। मेरे बाद आपकी आज्ञा सर माथे, मैं अगले महीने से बल्कि इसी महीने से पापा के अकाउंट में हर महीने 10,000 डाल रहा हूँ। बड़े बेटे ने कहा, 10,000 मैं भी डाल दूंगा। छोटे बेटे ने कहा, वो तो मैं भी डाल दूंगी। समझेंगी कि गाय को रोटी खिलाई, कुत्ते को छेछड़े फेंके, अनाथालय में दान किया। बेटी का नाराज स्वर। नाराज मत हो पगली, बेशक दान मत करना पर नाराज मत होना, कहकर गोविंदलाल जी ने फ़ोन बंद किया और सुषमा देवी की ओर देखी। अब क्या कहती हो? वही जो तुम सुनना चाहते हो। सास ससुर की मौत के बाद श्यामू को मैंने बेटे की तरह ही पाला था। पर खैर, जरा फ़ोन देना। सुषमा देवी ने फ़ोन लिया। नंबर सर्च कर नलिनी को फ़ोन लगाया। प्रणाम भैया। नंबर फ्लैश होते ही नलिनी का आतुर स्वर, मैं बोल रही हूँ। सुषमा देवी का गंभीर स्वर, जी जी प्रणाम दीदी। अभी 11 बजने वाले हैं। मैं यहाँ 2 कमरे तुम्हारे लिए ठीक कर रही हूँ। ठीक 5 बजे मैं तुम्हें लेने आऊँगी। इन 6 घंटों में अपना सामान पैक कर लेना। आते समय मैं लोडिंग रिक्शा लेकर आऊँगी। सामान के नाम पर हमारे पास है ही क्या, थोड़े पहनने के कपड़े हैं, कुछ बच्चों की किताबें हैं। हमने हमारा सामान तो मुंबई में ही बेच दिया था। कहते कहते नलिनी की आंखें भर आईं। कोई बात नहीं, फिर मैं ऑटो रिक्शा लेकर आऊँगी, कहकर सुषमा देवी ने फ़ोन काट दिया। नलिनी के होठों से एक चित्कार सी निकली। फिर वह हिचकियाँ ले लेकर रोने लगी। दिमाग में एक ही ख्याल आया कि हमने सदा इन लोगों को बुरा चाहा, पर ये हमारे बुजुर्ग बहुत ही तजुर्बेकार दानिशमंद लोग थे। बुजुर्गों ने ऐसे थोड़े ही कह दिया था कि बड़ा भाई पिता के समान होता है। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।